स्वेट या पसीने के ऊपर मैंने कुछ साल पहले कुछ वीडियोस बनाई थी, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड जो मिथ्स हैं वो एवरग्रीन मिथ्स की तरह हैं। तो आज नहीं तो कल ऐसी मिथ्स रीसर्फेस होती रहती हैं। कई लोगों को लगता है भाई जितना ज़्यादा आप स्वेट करोगे उतना आपका वेट लॉस होगा, कोई कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन होगा, कोई इसमें कुछ और बिलीव्स रखता है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में स्वेटिंग को लेकर। नंबर 1, स्वेटिंग का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली में सिर्फ एक टेम्परेचर रेगुलेटिंग प्रोसेस है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन है उसमें जो हाइपोथैलेमस एरिया है उसका काम होता है हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन करना, जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी में अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस होते हैं तो डिफरेंट रिसेप्टर्स और सेंसर्स के थ्रू हाइपोथैलेमस को पता लगता रहता है और वो उसी तरह से उसको कंट्रोल करता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें एक तो हाइपोथैलेमस में ही है जो खुद ही हमारी स्किन और कोर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उसको मॉनिटर करता है, और दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्किन में जो हमारे एक्सटर्नल टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं, और अगर वो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो अगेन हाइपोथैलेमस को उसके बारे में पता लगता है। जब भी आपकी बॉडी हीट होने लगती है यानी आपका बाहर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ऑफ कोर्स जो आपका हाइपोथैलेमस है वो भी सेंस करता है, और जो आपके स्किन में रिसेप्टर्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं हाइपोथैलेमस को, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉडी ओवर हीट हो रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस मल्टीपल तरह के प्रोसेसेस करता है, जिसमें से एक प्रोसेस होता है स्वेट प्रोड्यूस करना। वो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है और हमारी स्किन में जो पोर्स हैं उनमें से स्वेट निकलने लगता है। और जो ये स्वेट है जब ये इवेपोरेट होता है तो ये हीट को या लेटेंट हीट को लेकर इवेपोरेट होता है, जिससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है। इसको समझने का एक क्लासिक एग्जांपल ये सोच के देखिए, अगर आपने देखा होगा गर्मियों में जब आप रोड से निकल रहे होते हैं तो काफी लोगों ने रोड पे पानी डाला होता है उसे ठंडा करने के लिए, लेकिन जब आप उस रोड से निकल रहे होते हैं अगर वो रोड गीली है तो बहुत हीट निकलती है, बिकॉज वो जो लेटेंट हीट है वो इवेपोरेट होती है वाटर के साथ। ये सेम प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में स्वेट के साथ। नंबर 2, हमारी बॉडी में दो तरह की स्वेटिंग होती है। एक तो होती है थर्मोरेगुलेटरी स्वेटिंग, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और दूसरी होती है इमोशनल स्वेटिंग। आपने देखा होगा काफी लोगों को जब डर लगता है तो उनको पसीना आने लगता है, उनको एंजाइटी होती है तो पसीना आने लगता है। ये आती है इमोशनल या साइकोलॉजिकल स्वेटिंग की कैटेगरी में। और जिस तरह से थर्मोरेगुलेटरी स्वेटिंग को ब्रेन में हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, उसी तरीके से यह माना जाता है कि जो इमोशनल स्वेटिंग है इसके लिए जो ब्रेन सेंटर है वो है एमिगडाला। जो एमिगडाला रीजन है ब्रेन में वो हमारी इमोशनल स्वेटिंग को कंट्रोल करता है। नंबर 3, जब हम स्वेट या पसीने की बात करते हैं तो ये ब्लड से ज्यादा एसिडिक होता है, इसका पीएच अराउंड 6.3 होता है। स्वेट में 99% वाटर होता है। इसके अलावा अमीनो एसिड्स, यूरिया, मेटल या नॉन मेटालिक आयंस जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, उसके अलावा लैक्टेट या पायरुवेट जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स, और अगर कोई इंडिविजुअल कोई मेडिसिन या ड्रग्स ले रहा है तो वो भी आपके स्वेट से निकलते हैं। नंबर 4, मेल्स और फीमेल्स में स्वेटिंग रेट में कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स कितने हैं, और स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो आप जब पैदा होते हैं तो उसके बाद वो कभी चेंज नहीं होते, वो फिक्स रहते हैं। हाउएवर हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, इसलिए उन एरिया से स्वेटिंग हमेशा ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल पाम्स, सोल्स, फोरहेड, फोर आर्म्स, बैक। ऑल्सो स्टडी में दिखाया गया है कि जैसा लोगों को लगता है कि अगर कोई इंसान मोटा है तो उसको स्वेटिंग ज्यादा होगी, ऐसा भी नहीं होता। आपकी एडिपोसिटी आपके स्वेटिंग रेट को कंट्रोल नहीं करती है। कई लोगों को बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। नंबर 5, जिन लोगों को बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है और ये मोटे या पतले में डिफरेंस नहीं आता, बहुत सारे नॉर्मल वेटेड लोग हैं, काफी सारे अंडर वेट इंडिविजुअल भी हैं जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, और वो स्वेटिंग बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के भी होती रहती है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं हाइपरहाइड्रोसिस, और ऐसा माना जाता है कि जो इनके स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं, और ये इनके रीजन बहुत सारे जेनेटिक होते हैं इन मोस्ट केसेस। हाइपरहाइड्रोसिस कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई आपको फिजिकल हार्म नहीं होता, लेकिन सोशली ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फिनोमेना है, क्योंकि इससे जो इंडिविजुअल सफर कर रहा है उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आप ये खुद सोच के देखिए, लेट्स से आप किसी ग्रुप में खड़े हैं और आपको कंटिन्यूअसली पसीना बह रहा है, आपकी हाथ में पसीना आ रहा है, आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो पूरा पसीना पसीना हो रहा है। ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। हाइपरहाइड्रोसिस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और
एक हाइपरहाइड्रोसिस होता है जिसे हम कहते हैं फोकल हाइपरहाइड्रोसिस। इसके इडियोपैथिक रीजन है, यानी इसके अननोन रीजन है और जनरली यहां पे आपके जीन्स मेजर रोल प्ले करते हैं। और दूसरा होता है जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस। इन इंडिविजुअल्स में हाइपरहाइड्रोसिस किसी इंफेक्शन की वजह से स्टार्ट हो सकता है। इनको अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज या मेनोपॉज के टाइम पे, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर किसी इंडिविजुअल के जैसे पार्किंसंस वगैरह, कुछ ऐसी मेडिकेशंस यूज करी जाती हैं जिससे हाइपरहाइड्रोसिस होता है, तो ऐसे और भी रीजंस हो सकते हैं इन लोगों में हाइपरहाइड्रोसिस डेवलप हो सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपरहाइड्रोसिस है, मैं उसे हमेशा सजेस्ट करता हूं प्लीज गो टू अ गुड स्किन स्पेशलिस्ट, ताकि वो आपको एग्जैक्ट मॉनिटर करे और फिर वहां से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू होती है जिसमें बेसिक पहले मेड्स वगैरह आती हैं, बेसिक मेडिसिन आती हैं। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता तो फिर बोटॉक्स इंजेक्शन, बॉटुलिनम टॉक्सिन जो होता है उसके इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी है जहां पे ग्लैंड्स को ही रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन कौन से इंडिविजुअल को कौन सा प्रोसेस करना है वो सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं सिर्फ वही डिसाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 6, अगर कोई इंडिविजुअल लंबे समय तक हाइपोथर्मिक कंडीशन यानी बहुत ही गर्म क्लाइमेट व एनवायरमेंट में है और वहां पे एक्सपोज हो रहा है, या कोई इंडिविजुअल बहुत हाई हीट में एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो स्वेटिंग रेट है वो बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा कि जब आप स्वेट करते हैं तो आपका वाटर लॉस होता है और उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स वगैरह भी हमारी बॉडी से डिप्लीट होते हैं। और अगर इनको रिप्लेनिश ना करा जाए तो फिर डिहाइड्रेशन, क्रैम्प्स और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिप कर सकती है। इसलिए बहुत सारे एथलीट्स अगर एक्सेसिव स्वेटिंग कर रहे हैं तो फिर उनको बोला जाता है कि आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को ड्यूरिंग वर्कआउट्स रिप्लेनिश करते रहिए। मार्केट में बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स आती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह एक बैलेंस अमाउंट में मिलते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस ड्रिंक्स होती हैं। इनको काफ़ी सारे एथलीट्स यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के समय। पॉइंट नंबर 7 और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ, आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो जितना ज़्यादा पसीना निकालेंगे उतना ज़्यादा उनका वेट लॉस होगा। इस मिथ को मैंने पहले भी बहुत बार क्लियर करा है, दोबारा कर रहा हूँ। स्वेटिंग इज नॉट इक्वल टू वेट लॉस। स्वेटिंग से आपका वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होता है। स्वेटिंग हमारी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म है। जब आप स्वेट करते हैं तो आप पानी और सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह लूज करते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप एक्सेस स्वेट कर रहे हैं तो आप पानी लूज कर रहे हैं, आप फैट लॉस नहीं कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस को जिस तरह लोगों ने देखा और देखते हैं और जिस तरह से इसको मिसयूज करा जाता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज कहीं स्पोर्ट्स में डेलिबरेटली करा जाता है जहां पर कुछ एथलीट्स को एक पर्टिकुलर वेट में खेलना होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी बिल्डर्स, बॉक्सर्स, रेसलर्स, फिजिक एथलीट्स वगैरह, इन सारे के सारे स्पोर्ट्स में एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी होती है जिसमें एक इंडिविजुअल को खेलना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल अगर किसी लोअर वेट कैटेगरी में खेलना चाहता है और उसका वेट थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो उसके पास और कोई तरीका नहीं है उस समय वेट लॉस करने का एक्सेप्ट स्वेटिंग। और इसका रीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल का लोअर कैटेगरी में खेलने से विनिंग के चांसेस हमेशा इंक्रीज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को मेकिंग वेट भी कहते हैं स्पोर्ट्स में। और आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो मल्टीपल तरह के ब्लैंकेट्स ओढ़कर अपना स्वेट को इंक्रीज करते हैं, स्टीम रूम में बैठते हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहनकर रन करते रहते हैं ताकि वो पसीना निकालें। वो पसीना निकालना शॉर्ट टर्म के लिए उनकी नीड है, अदरवाइज ये प्रोसेस बहुत ही डेंजरस प्रोसेस होता है। और अगेन वो इस प्रोसेस से फैट लॉस नहीं कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस का बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। वो कौन है? वो हैं कुछ ऐसे फेक डाइटिशियंस या कुछ स्लिमिंग सेंटर्स वगैरह जो आपको लो सोडियम या अननेसेसरीली वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं। क्योंकि जब आप ऐसी डाइट्स पे जाते हैं तो सोडियम, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सॉल्ट छोड़ दिया, अब वो सॉल्ट को सबसे पहले एनिमी बताते हैं, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सॉल्ट छोड़ेंगे सबसे पहले सोडियम जब बॉडी में कम हो जाएगा तो बॉडी जो है वो यूरिनेट करने लगती है, पानी को एक्सक्रीट करने लगती है, बिकॉज सोडियम बॉडी में पानी को होल्ड करता है, जो नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज कार्बोहाइड्रेट के साथ आती है। हर मॉलिक्यूल ऑफ कार्ब अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 मॉलिक्यूल ऑफ पानी को साथ में होल्ड करता है। तो जब आप कार्ब्स छोड़ते हैं, लो कार्ब में चले जाते हैं बहुत ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पानी लूज करने लगती है। अब जब ये दोनों प्रोसेसेस को आपकी डाइट में डाल दिया जो कभी सस्टेन नहीं हो सकते और बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं, तो क्या होता है? तो जो वेट मशीन पे आप चढ़ते हैं तो कुछ समय में आपका वेट लॉस दिखाता है। अब आपको लगता है कि मेरा तो वेट कम हो गया, आपका वेट नहीं कम हुआ, आपकी बॉडी से पानी निकला है, आपका फैट लॉस नहीं हुआ, आपका वाटर लॉस हुआ है। और मैंने हर बार बोला है कि सबसे पहली चीज है कि वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस को समझिए। मैक्सिमम केसेस में जो आप लोग
शॉर्ट टर्म में देखते हैं, ड्रास्टिक देखते हैं, वो वेट लॉस होता है, फैट लॉस नहीं होता। मेहनत जो चाहिए, राइट प्रोसेस है, वो फैट लॉस के लिए चाहिए। इसके अलावा जितने भी ये फेक स्लिमिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे हैं, स्लिमिंग बेल्ट, स्लिमिंग ऑयल, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बॉडी से स्वेट को जनरेट करती हैं और आपको लगता है कि हमारा वेट लॉस हो रहा है। आपका सिर्फ पसीना निकल रहा है, आपका वाटर लॉस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जब आप पानी पिएंगे नॉर्मल वेट वापस आ जाएगा। नेक्स्ट यानी पॉइंट नंबर 7, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि क्या स्वेटिंग से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन एक बहुत ही इन डेप्थ टर्म है और इसको मिसयूज भी बहुत ज्यादा करा जाता है। अभी तक हमने जो स्वेट के बारे में समझा, हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि जो स्वेटिंग है उसका मेन फंक्शन क्या है, आपके टेम्परेचर को यानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, उसे मेंटेन करना। और हमने देखा कि जो स्वेट है उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें पानी के अलावा डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, यूरिया, अमोनिया, अमीनो एसिड्स, उसके अलावा अगर आप मेडिकेशंस वगैरह ले रहे हैं तो वो भी उसमें से निकलती हैं, उसके ट्रेसेस देखे गए हैं। और एंशिएंट टाइम से ही ये चीज मानी जाती है कि अगर आप स्वेट करते हैं तो ये आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि क्या स्वेट एक्चुअली में डिटॉक्सिफाई करता है, तो आंसर इज यस एंड नो। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में अगर हम स्टडीज में देखें तो स्वेटिंग से कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से नहीं निकल रहे हैं, बहुत ही छोटे अमाउंट में डिटॉक्स करता है। आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के मेन ऑर्गन्स है वो है आपकी किडनी और लिवर। अगर ये सही फंक्शन कर रहे हैं तो आपके यूरिन और स्टूल से आपका मैक्सिमम जो टॉक्सिन्स है वो वहां से निकलते हैं। कुछ केसेस में स्वेटिंग या सोना और स्टीम जो है वो रिकमेंड भी करी जाती है, जैसे फायर फाइटर्स वगैरह होते हैं, जब वो किसी बहुत ही एक्सट्रीम स्मोक वाले एरिया में जाते हैं तो फिर उनके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए स्वेटिंग रिकमेंड करी जाती है। इसके अलावा कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी से स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पोल्यूटेंट्स हैं जो स्वेट से एक्सक्रीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड जैसे कि BPA, उसके अलावा काफ़ी सारे हैवी मेटल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में स्वेट के थ्रू डिसेंट अमाउंट में इंक्रीज होते हैं। लेकिन स्टडी में दिखाया गया है कि अगर आप सोना में बैठ के स्वेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू आप एक्सरसाइज करके स्वेट कर रही हैं, तो एक्सरसाइज इंड्यूस स्वेटिंग से हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन सोना से बहुत बेटर होती है। अब आता है लास्ट पॉइंट नंबर 8, और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली फीमेल्स के लिए जो जिम में एक्सरसाइज कर रही हैं, बाकी तरह के वर्कआउट्स कर रही हैं, वो है जिम मेकअप को लेकर। इस चीज़ के बारे में शायद मैंने पहले भी बहुत बार बताया है और मैंने बहुत सारी फीमेल्स को बोला है, रिक्वेस्ट भी करी है कि प्लीज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है। हर जगह पे हर चीज़ को घुसाने की ज़रूरत नहीं है, उसको खिचड़ी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आपकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। कई फीमेल्स बहुत कम मेकअप करती हैं, कई बहुत एक्सेसिव मेकअप करती हैं, अगेन इट्स योर पर्सनल चॉइस। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर अगर आप मेकअप ना करें तो आपके लिए बहुत बेटर है, आपकी स्किन के लिए बहुत बेटर है। उसका क्लासिक एग्जाम्पल इज जिम। देखिए हर जगह पर मेकअप नहीं करना होता है। जिम एक ऐसी जगह है जहां पर आपके पोर से स्वेट निकलना बहुत जरूरी है। मैंने जिम में बहुत सारी फीमेल्स को देखा, दे आर लोडेड विद मेकअप। मुझे समझ नहीं आता वो पार्टी में जा रही हैं कि जिम आ रही हैं, और रेगुलर इतना मेकअप होता है और उनके फेस के ऊपर वर्कआउट करने के बाद भी एक कतरा नहीं दिखता स्वेट का। और मुझे हैरानी होती है ऐसा कैसे है, क्या इनके स्वेट ग्लैंड्स कम एक्टिव है, जैसे हाइपर हाइड्रोसिस होता है तो कई लोगों की स्वेटिंग रेट काफी कम होता है, तो शायद ये वो है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जब कुछ फीमेल से पूछा कि आपकी बॉडी पे तो स्वेट आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आपके फेस पे कोई स्वेट नहीं है, आपका मेकअप जैसा था ऑलमोस्ट वैसा का वैसा वर्कआउट के बाद है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने मुझे बताया कि आज की डेट में डिफरेंट तरह की ओकेजन्स के लिए डिफरेंट मेकअप्स यूज हो रहे हैं, और जो मेकअप वो जिम में कर आ रही हैं उसे कहते हैं जिम मेकअप या स्वेट रेजिस्टेंट मेकअप। इस मेकअप पे आपके स्वेटिंग का कोई असर नहीं होता, ये वाटरप्रूफ मेकअप होता है, और जब आप ये मेकअप अप्लाई करते हैं तो स्वेट निकलता ही नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि जिस प्रोसेस से आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे, जिस प्रोसेस से आपके पोर्स ओपन अप होंगे, जो आपकी बॉडी का नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म है, उस प्रोसेस को आपने बंद कर दिया, अपने पोर्स को ब्लॉक कर दिया, और उसमें से आप स्वेट निकलने ही नहीं दे रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रही हैं तो अपनी स्किन को आप कितना डैमेज कर रहे हैं सोच के देखिए, क्योंकि ये जो स्वेट है जब ये एक्सक्रीट नहीं होगा तो ये जो आपके पोर्स हैं इनको ब्लॉक करेगा, और उसके बाद जो ब्रेकआउट्स होंगे आपकी स्किन में वो फिर आपको किससे छुपाने पड़ेंगे? और मेकअप से। तो ये आप क्या कर रही हैं, अपनी स्किन को डैमेज करके एक विशियस सर्कल में आप घुस चुके हैं। देखिए मैक्सिमम लेडी से बताना चाहूंगा कि आप नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल हैं आपकी अपनी स्किन में। अगर आपको मेकअप करना पसंद है, जैसा भी पसंद है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन प्लीज जिम में मेकअप को
जितना हो सके अवॉइड करिए। अगर आप बेसिक कोई काजल या आईलाइनर वगैरह या मे बी अ लिप बाम और समथिंग आप उसे लगाना चाहते हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आप 7 से 8 लेयर मेकअप जिम में करके आएंगे तो उसे शेयर स्टुपिडिटी कहा जाता है। वो अलग बात है, मुझे किसी ने भी रिसेंटली बताया कि सर आपको पता है डेथ मेकअप भी होता है। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? तो उसने बताया कि सर अगर आप किसी डेथ पे जाना है ना तो एक ऐसा मेकअप कराया था जिससे आप थोड़ा डल लगे। अगेन इट्स योर पर्सनल चॉइस, मैं क्या कमेंट करूंगा। तो आई होप स्वेटिंग के ऊपर जो मिथ्स और फैक्ट्स थी वो अब क्लियर हुई होंगी, और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।